SOCI, P&L और OCI, और बैलेंस शीट अलग बनेगी 2007 और 2008। ओके माय डियर, मुझे बताएं कि इस मॉडल में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो P&L में क्यों नहीं जाएगी? फेयर वैल्यू गेन क्यों नहीं P&L में जाएगा? तो फिर P&L में इस मॉडल में एक ही चीज जाया करेगी, डिविडेंड इनकम। वो हमारे सवाल में है नहीं। अच्छा, फेयर वैल्यू गेन लॉस कहां से रूट कराएं? अब रूट क्या कराना भाई से, एंट्रियां नहीं हो रही अभी तक। करो उधर कैमरा, करें एंट्रीज। करों को करें से रिप्लेस कर दें। करें, बैठें, लीजिए, पीजिए, खाइए, आइए, आराम कीजिए। ओके, ले आए वापस, ले आइए वापस। अच्छा जी, अच्छा भाई प्लीज ट्राई टू। फेयर वैल्यू थ्रू P&L रूट करानी है या फेयर वैल्यू थ्रू OCI? कौन से रास्ते पे जाना है? इस रास्ते पे जाना है या इस रास्ते पे जाना है? तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI। OCI। अच्छा जी, इधर फॉर द ईयर खुशी बतानी है आपने। फॉर द ईयर खुशी, व्हाट इज फॉर द ईयर खुशी? 900। व्हाट इज फॉर द ईयर गम? 800। इसमें फॉर द ईयर जाया करेगा। खुशी को पॉजिटिव लिखा करेंगे और गम को नेगेटिव लिखा करेंगे। अच्छा, इसका नाम होगा, इसका नाम फेयर वैल्यू रिजर्व। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं फेयर वैल्यू रिजर्व का लॉस से बैलेंस शीट में यूज करो, तो बेहतर है इसका नाम हम रख दें चेंज, यानी चेंज फॉर द ईयर इन फेयर वैल्यू रिजर्व। बहरहाल नाम में कुछ नहीं रखा, असल में तो 900 और 800 की बात है। फेयर वैल्यू रिजर्व में चेंज कितनी आ गई? पिछले साल 900 की चेंज आई थी, इस साल 800 की चेंज आई है। एज ऑन नहीं, फॉर द ईयर जो चेंज आई है, चेंज फॉर द ईयर। ऊपर फॉर द ईयर तो लिखा ही होता है SOCI के साथ। चेंज फॉर द ईयर कितनी आई है? ये फिगर अल्लाह का शुक्र है हमारे कहां से आ जाया करेंगी, दोनों फिगर्स टी अकाउंट से। अब स्यापा होगा बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में टी अकाउंट से चीजें जानी है या एज ऑन? एज ऑन। बाकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो यहां आया ही नहीं करेगी। SOFP बैलेंस शीट 2008 और 2007। मंजम, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 3600। ये कैरिंग अमाउंट्स हैं, टैक्स बेस हैं? ये कैरिंग अमाउंट्स हैं, इनकी टैक्स बेस तो ISTL बताएगा कैसे निकालनी है। तो कैरिंग अमाउंट्स। चलें जी, आज की इसके एडजस्टमेंट में आखिरी चीज इक्विटी में आए। इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व। एक नया लाइन आ गई, फेयर वैल्यू रिजर्व। FR1 में सिर्फ रिवैल्यूएशन सरप्लस सीखा होता है, इधर आके फेयर वैल्यू रिजर्व एक नई लाइन आ गई। अच्छा, वैसे ऐसा करें, सवाल आसान सा है, मुझे बताएं फॉर द ईयर खुशी कितनी थी? 7 में जबानी बताएं जरा, फॉर द ईयर खुशी कितनी थी? 900। तो फिर एज ऑन 900। वेल डन। 900। खुशी मींस बस क्रेडिट, क्रेडिट मींस पॉजिटिव से लिखें। जैसे रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती 900, और लॉस हो तो रिटेन्ड लॉस नेगेटिव। फॉर द ईयर खुशी कितनी थी 7 के टी अकाउंट में? 900। तो एज ऑन 8 में फॉर द ईयर गम 800। व्हाट वाज ओपनिंग खुशी? एज ऑन थी ना ये। व्हाट वाज खुशी? 900। व्हाट इज गम?
व्हाट इज रिमेनिंग? पॉजिटिव 100, पॉजिटिव 100। लेकिन अगर आपने एंट्रीज में वो किया हुआ है तो फिर वो ज्यादा आसान है। एंट्रीज में आके देखें, एज ऑन खुशी 900, ओपनिंग खुशी फॉर द ईयर गम एज ऑन खुशी। ये वो अच्छा मोहतरम, अब बहुत ज्यादा टेंशन चाहिए आपकी। इस तरह का सवाल भी आपको एक होमवर्क में मिलेगा। वो कितनी देर में हो जाएगा? 6, 7, 10, चलें 15 मिनट कर लें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। करीब जाना हो तो अब्बू ने क्या है कि हमेशा जाएंगे जीटी रोड से, जीटी रोड से। दूर जाना हो तो अब्बू ने क्या, चॉइस है आपके पास, चॉइस है। अगर आप मोटरवे से जाना पसंद करते हो तो भी आपकी मर्जी है, वरना डिफॉल्ट रास्ता जो नवाज शरीफ की हुकूमत से पहले था वो तो था ही, कौन सा? वरना डिफॉल्ट रास्ते तो खुले हुए हैं। लंबे रास्ते पे जाने तो जीटी रोड पे तो जा ही सकते हैं, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम मोटरवे पे चढ़ गए वापस नहीं आ रहा, अगर तुम मोटरवे पे चढ़ गए तो तुम दोबारा मोटरवे से उतर के जीटी रोड पे, तो आप इनिशियल सफर के ऊपर अब्बू से एक साइन करेंगे, अंडरटेकिंग करेंगे, अगर मोटरवे के टोल प्लाजे पे आप चढ़ गए तो आपने ये वादा करना है, यू विल मेक एन इररिवोकेबल डेजिग्नेशन। इररिवोकेबल होता है रिवर्सेबल। आप इररिवर्सेबल वादा करेंगे कि आई विल नॉट स्विच बैक टू जीटी रोड। यानी कि मोटरवे पे जाते हुए अब वो बड़ा सुनसान सुनसान सा है, वो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, दरख्त हैं बस, मैं तो शहरी बंदा हूँ, मुझे तो दुकानें पसंद हैं, मुझे तो मस्जिद पसंद, अब मस्जिद भी हो सकता है मोटरवे पे नजर आ रही हूँ, तो अब मुझे तो ये मज़ा नहीं आ रहा, मैं तो अबू थोड़ी देर में बच्चा सो अच्छा, तो इसलिए अब्बू ने कहा बेटा ये नहीं होगा, मोटरवे आपके पास चॉइस अवेलेबल है, या मोटरवे पे जाओ या जीटी रोड पे। लेकिन याद रखना, मोटरवे पे चढ़ गए, ये लफ्ज याद रखना है आप लोगों ने, मोटरवे पे चढ़ गए तो फिर जीटी रोड पे आने की ऑप्शन अवेलेबल। और अगर इनिशियल जब हम चढ़ने लगे हैं सफर, आपने मोटरवे पसंद नहीं किया, तो फिर आपके पास क्या है, जीटी रोड वाला रास्ता अवेलेबल है। बाद में ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है कि रिक्लासिफिकेशन, कि जीटी रोड पे चलते चलते को प्रोग्राम बदला, वो रिक्लासिफिकेशन है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बस इनिशियल रिकॉग्निशन के वक्त दो ऑप्शन होगी, वो इंशाल्लाह हमेशा कायम रहेगी। रिक्लासिफिकेशन बड़ा थोड़ा थोड़ा आएगा, अपने स्टैंडर्ड डाला है आपके सिलेबस में। अच्छा, अगर शेयर्स आपने थोड़े अरसे के लिए खरीदे हैं, ऐसे ऐसे एमसीक्यू बना रहा है वो, अगर बच्चे ये बात समझ नहीं रहे तो ऐसे ऊपर से गुजरेंगे। अगर आपने थोड़े अरसे के लिए शेयर खरीदे हैं, सिर्फ ऐसी बात ना कहा करें हम पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ रहे हैं, आज जो भी बात करने लगते हैं ना हम ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, अगर शेयर्स आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, अगर शेयर्स आपने, तो उनका गेन हमेशा P&L से रूट कराएंगे, उनका गेन हमेशा। और अगर शेयर्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं, 2, 4, 6, 10 साल के लिए खरीदे हैं, तो फिर आप इनिशियल रिकॉग्निशन पे अगर आप वादा कर देते हैं कि मैं एफईटी ओसीआई से नहीं फिरूंगा, तो फिर ओसीआई में गेन ले जाए। और अगर आप ये वादा नहीं करते तो फिर ठीक है, फिर आपके पास एक डिफॉल्ट मॉडल अवेलेबल है P&L वाला, फिर आपकी मर्जी है P&L पे भी रह सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अजीब सी बात, लॉन्ग टर्म वाले शेयर भी P&L पे रखे जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जिनको मैंने नोट्स बांटे हैं, नोट्स में एक ये सफ़ा भी है, पेज नंबर 5 किताब का,
है? ओके, पहले दोनों मॉडल्स देख लें क्या है। एक मॉडल कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और दूसरा मॉडल फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इनिशियल मेजरमेंट होनी है फेयर वैल्यू यानी परचेज प्राइस, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहां जानी है? एक्सपेंस में। इधर इनिशियल मेजरमेंट होनी है फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां डाल दिया हमने? कैपिटलाइज। डिविडेंड हमेशा कहां जाने? P&L में। जो भी गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा? पड़ा ना, सब्सिक्वेंट मेजर, पड़ा महंगा हो गया, P&L में। और जो गेन लॉस आएगा वो कहां जाएगा? OCI में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसका टेक्निकल नाम हम रख रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। किसी की आपने इक्विटी खरीद ली है, अगले ने इक्विटी इशू की है, आपने खरीदी है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। हो सकता है जब PTCL, मिसाल दे रहा हूं, अपने नए शेयर प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करा के सऊदी किंग को दे, तो सऊदी किंग शायद IFRS 9 लगाए, क्योंकि सऊदी किंग कहेगा मैंने PTCL के 1-2% शेयर खरीदे हैं। ऐसी बात कर रहा हूँ, बीच में ऐसी बात आ गई, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह आई सवाल नहीं देता, वैसे ही आपको बता रहा हूँ। सऊदी किंग का स्टेटस क्या होगा? सऊदी किंग ने ना तो PTCL को सब्सिडरी बनाया, वो याद होता है ना, PTCL कहता था थोड़े से शेयर ले लो, तो शेयर जब उसने दे दिए तो सऊदी किंग के पास शेयर हैं, तो सऊदी किंग के पास जब शेयर है तो सऊदी किंग क्या कहेगा? मैंने इन्वेस्टमेंट स्कीम ही है, तो सऊदी किंग ये IFRS 9 लगा रहा होगा, कहेगा मैं तो IFRS 9 लगाऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, किसी और एंटिटी की आपने इक्विटी खरीदी है, मींस वी परचेज्ड, वी इन्वेस्टेड मनी इन, वी परचेज्ड इक्विटी। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं या ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं, शॉर्ट टर्म ही होता है, या स्पेकुलेशन पर्पस भी शॉर्ट टर्म होता है, स्पेकुलेशन यहां आपके सिलेबस में तो है नहीं, या थोड़े अरसे के लिए आपने खरीदे हैं, हाँ, फिर आपके पास चॉइस नहीं है माय डियर, फिर आपने GT रोड से ही जाना है, क्योंकि रास्ता करीब का है, बस मोटरवे पे तो धुंध भी है आजकल, रास्ता करीब का है, FVTPL। तो बताएं अगर शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं तो आपने कहां डालना है उनका गेन लॉस? शेयर कितने का खरीदा था? 16 रुपए का, और पड़े पड़े कितने का हो गया था? 22 रुपए का। पर शेयर कितना गेन आया था? 6 रुपए। 6 रुपए कहां डालने हैं? P&L में, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इस मॉडल में आपने स्पेकुलेशन पर्पस शॉर्ट टर्म होता है, स्पेकुलेशन का लफ्ज इधर आपके सिलेबस में नहीं है। तो अच्छा, इधर क्वेश्चन मार्क लगा दें, तस्वीर खींचो भाई। परचेज शेयर फॉर शॉर्ट टर्म? नो। परचेज शेयर फॉर शॉर्ट टर्म? नो। काफी लंबे अरसे के लिए खरीदे आपने, 6-7 साल 8 साल हम अपने पास रखेंगे, 10 साल रखेंगे, 5 साल रखेंगे, मीन्स फॉर लॉन्ग टर्म। बेचने के लिए नहीं है, रखने के लिए है, बस भैंस को रखेंगे दूध पिया करेंगे, मानी शेयर्स को रखेंगे डिविडेंड खाया करेंगे, बेचना पूछना कोई नहीं है। कई दफा लोग शेयर खरीदते हैं इस मकसद से हैं कि बस इनको बेच देंगे, महंगे बिक जाएंगे। कई लोग इस नीयत से खरीदते हैं कि इनको रखेंगे 2, 4, 6, 10 साल, बेचेंगे तो सही, लेकिन फिलहाल इनसे क्या खाते रहेंगे? डिविडेंड। जिन शेयर्स पे डिविडेंड कम होता है उन लोगों, उन शेयर्स को लोग खरीद के बेचना पसंद करते हैं कि बस फेयर वैल्यू गेन आगे वही उठा लेंगे बस। अच्छा, इफ यू हैव बॉट द शेयर्स फॉर शॉर्ट टर्म, नो फॉर लॉन्ग टर्म। फिर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, क्या आपको मोटरवे पे चढ़ना पसंद है और सफर के शुरू में आप वादा करते हो कि मैं इसको बाद में रिवर्स नहीं करूंगा डिसीजन को? हां, मुझे मोटरवे पे चढ़ना भी पसंद है और मैं वादा भी करता हूं कि मैं बाद में इस फैसले को नहीं बदलूंगा। तो वेलकम। फिर आप कौन सा मॉडल है? OCI। एंड इफ अगर आप इतनी सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते मोटरवे की, अगर आप कह रहे हो कि मुझे नहीं OCI पसंद, तो ठीक है, डिफॉल्ट मॉडल आपके पास अवेलेबल है, वो कौन सा है? FVTPL। ये लफ्ज है, नया है, याद हो जाएगा टाइम के साथ साथ। बोलें FVT OCI,
मतलब ये है कि OCI में लेके जाना, ये मतलब है ना इस बात का, डेजिग्नेट करना, OCI में लेके जाना। क्या आपको ये बात पसंद है? और याद रखना, ये बात आपने शुरू में डिसाइड करनी है और बाद में इस बात से फिर नहीं सकते, इरिवोकेबल है ये बात। FETOCI डेजिग्नेशन इलेक्टेड irrevocably at initial, yes I have opted it। तो फिर कहां चले जाएं? बाद में चलते चलते फिर कोई प्रोग्राम चेंज हुआ, वो नहीं कर सकते, आपके पास इजाजत नहीं है। और अगर आप शुरू में ही कह दें कि मैंने FETOCI पे नहीं जाना, तो फिर FETPL, वो नहीं, FETPL डन, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अच्छा, एक तीसरा मेथड है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, वो हमने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स में पढ़ना है। तो ये नोट अभी आपको समझ नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल नेवर अपीयर एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, और आगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं हुआ आप लोगों ने, तो ये नोट तो आपको समझ आएगा बाद में। ले जी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हम पढ़ने लगे हैं। अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो FETPL मैंडेटरी है। अखा खोलें, अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो FETPL मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है आपके पास। और अगर हेल्ड फॉर, वी कैन मेक एन irrevocable election at to measure it at, otherwise it will be kept at FETPL। बस ये था जी मॉडल। अदरवाइज इसको किस पे रखेंगे? FETPL। ओके, 5-7 मिनट लगाएं, एक प्रैक्टिस करें सवाल। तो ये अनलकीली अब नोट्स में अवेलेबल नहीं है। पेज नंबर 20, कैंगरू। इसमें दोनों की रिवीजन हो जाएगी इंशाल्लाह। पेज नंबर है 20, तस्वीर खींच लें जिनके पास बुक नहीं है। मैं वैसे साथ साथ खोलता ही रहूंगा। IFRS 9 का सवाल पेपर में आपने जल्दी से कर लिया करना, इसका कोई टेंशन नहीं लेनी। ऑन 1 मई 2017 कांगरू लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? बोलें, परचेज्ड शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। PTCL भी अदर एंटिटी के शेयर खरीदता था, सब्सिडरी जो होती थी, ऑफ एन अदर एंटिटी। लेकिन ऑफ एन अदर एंटिटी आई क्या बहुत ज्यादा लफ्ज यूज कर है, तो इससे फेमिलियर हो। परचेज शेयर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। तो कैंगरू ने शेयर्स खरीदे। इन्वेस्टमेंट ए पता नहीं किस कंपनी में की, और इन्वेस्टमेंट बी, परचेज प्राइस 100 और 150, और लॉयर वगैरह को, कंसल्टेंट को कितने पैसे दिए? 2 रुपए और 3 रुपए। टोटल कॉस्ट, टोटल को तो छोड़ दें, जमा हमें खुद भी करना आता है चीजें, तो टोटल को छोड़ दें, आगे चलें। इन्वेस्टमेंट ए वॉज पार्क्ड एज FETPL। ओहो, ये तो बुरा सवाल है, इसने तो खुद बता दिया कौन सा मॉडल फॉलो करना है। अब जो पास पेपर के सवाल करेंगे उसमें हमें चॉइसेस दिया करेगा। इन्वेस्टमेंट ए वॉज पार्क्ड एट FETPL, वेयर एज इन्वेस्टमेंट बी वॉज इररिवोकेबली इलेक्टेड एट इनिशियल रिकॉग्निशन एज एट FET। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट ए को हमने FETPL पर रखना है, इन्वेस्टमेंट बी को हमने FETOCI पर रखना है। आगे चलें। अक्टूबर में, मई है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में हमें डिविडेंड मिला है, पहली से 12 मिलियन और दूसरी से 9 मिलियन। डिविडेंड देख लेते हैं किधर जाता होता है, पता नहीं। डिविडेंड दोनों मॉडल्स में देख लेते हैं कहां जाता है। डिविडेंड तो P&L में जाता होता है दोनों मॉडल्स में। एट 31 दिसंबर द फेयर वैल्यूज आर एज गिवन बिलो। फेयर वैल्यू 105 हो गई है और 130 बेची नहीं है, पड़े पड़े। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल पर आती, ये बिकी नहीं है। ऑन 31 दिसंबर फेयर वैल्यूज आर गिवन बिलो का मतलब है ये हमारे पास पड़ी हुई है। ऑन डिस्पोजल, अगर डिस्पोज होती तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती 2.1 और 2.6। डन।
अच्छा, और ये फिर उसने नेट अमाउंट दी है। अब हम देखते हैं कि हमने रखना किस पे है सब्सिक्वेंटली, एट फेयर वैल्यू। उधर भी किस पे रखना है, एट फेयर वैल्यू। इस वजह से ये सारा काट दें, क्योंकि हमने जी एंड पे किस पे रखना है बोले। हाँ, मुझे ये ना कहिएगा IS2 में हम कहते थे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, व्हाट इज NRV। वो हर स्टैंडर्ड के अपने अपने रूल है, मैं क्या करूं यार। यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड का डब्बा देखना पड़ेगा जो हमने किताब में डाला हुआ। स्टैंडर्ड का डब्बा क्या कहते हैं, चीजों को किस पे रखना है, बस एट फेयर वैल्यू। तो हम अब मजबूर हैं, कॉस्ट टू सेल माइनस नहीं कर सकते, ये तो परेशान करने के लिए चीजें देगा वो, लेकिन हमने बोले इस मॉडल में किस में रखना है चीजों को, फेयर वैल्यू। आई कैप तो ऐसे कर रहा है, इसमें डब्बे बना के दे रहा है कि इस पे रखना है चीज, इस पे रखना है, ट्रू है फॉल्स है, ये सारी चीजें आसान आसान से बना के दे रहा है। तो बस इस सफ़े पे जिसकी ग्रिप है ना पूरी, ये सफ़ा, बस इंशाल्लाह उसको मसला नहीं होना चाहिए। तो चीज़ों को बोलें किस पे रखना है, हर सवाल का जवाब इस सफ़े से हमने देखा करना है, बस खत्म। अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, डेट वाइज एंट्रीज करेंगे या इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी की अलग अलग एंट्रीज करेंगे, डेट वाइज करें। मई को दोनों के खरीदने की एंट्री करें, अक्टूबर में दोनों के डिविडेंड की एंट्री करें, और दिसंबर में दोनों के वर्सेस वाली कैलकुलेशन। टी काउंट बनाएंगे या वर्सेस वाली कर लेंगे आज, जैसे टी काउंट वर्सेस वाली कर लीजिएगा, टी काउंट ना बनाइएगा, टाइम बच जाएगा जरा। आप जल्दी से मुझे दोनों के खरीदने की एंट्री कर दें, दोनों के डिविडेंड की एंट्री कर दें, और दोनों के ईयर एंड की एंट्री कर दें। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, एंट्रीज इकट्ठी चलाएं दोनों की। ₹2 को कहां लेके जा रहे हैं, नहीं एक में एक्सपेंस नहीं, दूसरे के हैं ही 3। ₹2 को P&L में ले जाएं और ₹3 को कैपिटलाइज कर दें। 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए सारी एंट्रीज करने में। नहीं कंपाउंड एंट्री ना करें, हर इन्वेस्टमेंट की अलग अलग एंट्री करें, डेट्स को सामने रखते हुए। मई में सारी एंट्रीज करें, फिर अक्टूबर में 2 एंट्रीज करें। वैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, क्या व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना है, समझ तो आएगी ये टॉपिक की। नहीं, वो लोग कुछ लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, हाइब्रिड वाले तो देख नहीं सकते ना, माजरत, ऑनलाइन वाले भी, उनके ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। आप लोग थोड़ा व्हाइट बोर्ड से नकल मार रहे हैं, क्या एंट्री की थी। हाइब्रिड वाले तो पूरा पूरा रजिस्टर का सफ़ा पलट के देख रहे हैं। जी हाथ खड़ा कर दें तीनों एंट्रीज जिसने कर ली, तीनों एक्सेलेंट जी। हाइब्रिड में किसी ने हाँ ऐसी याद है, मई नहीं लिखा, एंटर यहाँ तीनों कर लेंगे। नाखून नहीं चिथने, नाखून चिथन वास्ते अलग क्लास होएगी, नाखून चिथन दा सही तरीका, नाखून कटर फड़ो। देखिए 40 इंच से ऊपर तो नहीं होंगे साथ वाले के नाखून काटे हुए, वैसे हर हफ्ते काट लिया करें लेकिन। अच्छा जी, डिविडेंड फुटबॉल, हाँ डिविडेंड फिर कैश में ही आया होगा, रिसीवेबल का लफ्ज़ ना लिखो। कर लो, डिविडेंड की एक एंट्री करनी है, एक कर लो, डिविडेंड में गुंजाइश है थोड़ी सी। ओके माय डियर, मई में बताएं भाई एंट्रीज। मई में इन्वेस्टमेंट ए डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से माय डियर, 100 से। और एक और एंट्री साथ ही कर लें, एक्सपेंस डेबिट। जिन लोगों ने टी काउंट बनाने हैं और टाइम ज़ाया करना है वो लोग टी काउंट बना लें साथ साथ। इन्वेस्टमेंट ए कितने पे रिकॉर्ड हुई, ₹100।
एक दफ़ा समझ लें फिर नोट कर लीजिएगा। मई में एक और एंट्री करें, इन्वेस्टमेंट बी, ये किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 150 प्लस 3, 153। अब अक्टूबर की एंट्रीज मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं, वैसे ही आप लोग ब्लैक से कीजिएगा। अक्टूबर में एंट्रीज ये करने तो कर दें, डिविडेंड इकट्ठा रिकॉर्ड कर दें, मेरे पास भी जगह नहीं है, डिविडेंड इकट्ठा रिकॉर्ड कर सकते हैं। 12 प्लस, अनलेस के रिसीवेबल लिखा हो तो रिसीवेबल ना समझिएगा जब तक लिखा ना हो। अब ब्लू मार्कर से ग्रीन से कर लेते हैं। अब पड़ी पड़ी ईयर एंड पे, अच्छा ये क्या है देखें इधर, मैंने भैंस खरीदी, भैंस ने दूध दिया और भैंस पड़ी पड़ी महंगी होगी। यहां पे कोई बंदा कोई लफ्ज बोले, यहां पे कोई बंदा कोई लफ्ज बोले सबसीक्वेंट मेजरमेंट, भाई जो भी मैं सब सवाल आपसे पूछूंगा आपने इसी सफे से जवाब देना है। सबसीक्वेंट मेजरमेंट विल बी एट फेयर वैल्यू। माजरत वो टी काउंट नहीं मैंने खोला था। इन्वेस्टमेंट बी का क्या टी काउंट था? 153। चलो जी कराओ हम, कैरी डाउन 10 105। कांगरू साडा कितने रह गया? और 130। कितने लोगों ने टी काउंट बनाए बगैर वर्सेस वाली कैलकुलेशन की है? वेल डन, एक्सेप्टेबल जी। गेन ये वाला ले जाएं पी एंड एल में, इन्वेस्टमेंट डेबिट फेयर वैल्यू गेन इन पी एंड एल। दोनों इन्वेस्टमेंट्स को हम साथ चला रहे हैं। और आगे चलें, कितना लॉस आया? फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई बैलेंस जी, एंट्री बोलें। फेयर वैल्यू रिजर्व इन डेबिट और इन्वेस्टमेंट बी क्रेडिट। जी कितने लोगों ने यही एंट्रीज की थी? ओके, पी एंड एल बैलेंस शीट ना, सॉकी, बल्कि सॉकी और बैलेंस शीट। चलें जी, हाइब्रिड में अच्छा हो गया, जल्दी से आ जाए, बस हमने तो रोका नहीं था सफर। वो बेटा है तो रियल ना। अच्छा जी, चलें जी,
अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हमने इन्वेस्टमेंट ए के बारे में पहले पी एंड, अब दोनों इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग हैं और दोनों हमने कर दी हैं। एक शायद हमने शॉर्ट टर्म के लिए की हो और एक हमने लॉन्ग टर्म के लिए की हो। तो सॉकी में पी एंड एल और ओसीए, पहले ऐसा करें तसल्ली से ना, इन्वेस्टमेंट ए के बारे में बताएं। हमारा साल तो एक ही है, 2017 साल तो एक ही। पहले तसल्ली से मुझे पी एंड एल में बताएं, क्या आपने सीखा था सुबह सुबह, क्या क्या जाना है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिविडेंड इनकम। अभी आप ए का बता रहे हैं मुझे, ये लिखना जरूरी नहीं है वैसे, चले मैं लिख रहा हूं, डिविडेंड इनकम और फेयर वैल्यू गेन या लॉस। अच्छा चलें, ये ए का आप लोगों ने मुझे बता दिया। ए का ओसीआई में तो कुछ भी नहीं जाएगा। बैलेंस शीट में अच्छा, अब अगर आप चाहें ना तो इसको करंट में शो कर दें और दूसरी को नॉन करंट में, इसको नॉन करंट में। लेकिन ये कोई नहीं है क्लासिफिकेशन, ये नहीं कोई डिस्कशन, बस छोड़ें। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ए, पहले ए को फारिग करा दें। ए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसी को जुबानी याद हो? 2 रुपया। ए का डिविडेंड 12। ए की खुशी, ए का कैरी डाउन 10। अब रेड पेन से बी, बी की 2 चीजें किसी को याद हो? ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कैपी, तो फिर उसका इकट्ठा भी शो कर सकते हैं डिविडेंड दोनों का, कोई मसला नहीं। 9 फेयर वैल्यू थ्रू, नॉट थ्रू पी एंड एल, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व 23। और भाई ये उसी तरह होगा, ये पैट और ओसीआई चले जाएंगे, पैट और ओसीआई चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, वो लेके जाएंगे किसी दिन पैट और ओसीआई। खत्म हो गया। आप बता दें इन्वेस्टमेंट बी बैलेंस शीट में कितने, लेकिन एक चीज कोई और बता दें अगर किसी को याद हो। हाँ, इस एंट्री के नीचे मुझे बताएं फॉर द ईयर गम कितना है? 23। और एज ऑन गम, ये बात कितने लोगों ने नोट की थी अभी जब मैंने टाइम दिया था? तो इधर आके इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, फेयर वैल्यू, भाई इसी तरह लिखेंगे, अब कोई चारा नहीं है हमारे पास, बस नेगेटिव में लिखेंगे। ये बड़ी मजे की बात है, इस मॉडल में पहली दफा भी लॉस, मैं वो दिखाता हूं, इस मॉडल में पहली दफा भी लॉस ओसीए में ही जाता है। बस कल आपने लाना है वॉल्यूम 1, फिर हम इंशाल्लाह नहीं मंगवाएंगे आपसे, और फिर सैटरडे को तो, हर सैटरडे को तो लाया ही करें, ये बस ध्यान में रखें, हर सैटरडे को तो लाया ही करें। हाँ, हर सैटरडे को दोनों, कल दोनों ले आए। अच्छा मोहतरम, वॉल्यूम 1 को ज़रा ख़त्म करने के लिए 1-2 डिस्कशंस हैं, वो आसान हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उनको अब हम करेंगे। होमवर्क में तो बस ये वाला सवाल कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन 1 और 3 के जो दरमियान में है, कौन सा? 2। 950 शेयर खरीदे, 25,000 के महंगे होके इतने के हो गए सस्ते, ज़रा रिवीजन हो जाएगी। सॉरी, एंट्रीज तो रहेगी पढ़ने वाली, रिक्वायरमेंट्स जो हमने क्वेश्चन 1 किया उधर। प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज हेल्ड फॉर, मींस हेल्ड फॉर
शॉर्ट टर्म, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तो P&L मेंट प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, ये तो रिक्वायरमेंट ए थी, ये सारी क्या थी रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्पस टू अर्न डिविडेंड। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक नॉन कैंसलेबल चूज की है हमने चीज खरीदते ही शेयर्स को, कि हम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, ये नया लफ्ज हाईलाइट करें, हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव, पेज 18, ऑल्टरनेटिव या डिफॉल्ट, तो पता चला मोटरवे ऑल्टरनेटिव रास्ता है, डिफॉल्ट रास्ता तो जीटी रोड है, वो तो धुंध हो भी तो खुला होता है, उसको तो बंद ही नहीं करते वो, अनलेस कि हमारे घर के दरवाजे ही आके बंद कर दें कि हम ना निकल सके, बेटा बहुत धुंध है तू ना निकली, एन जी की टक्कर मारी कभी ऐसा हुआ ड्राइवर गाड़ी चला रहा और उसने आपको कहा कि भाई शीशे से मुंह निकाल के जो है जरा देखो आगे कुछ नजर आ रहे हैं, होता था ऐसा, अच्छा ठीक है आगे वॉक भी की है, गड्डी पूरी अंदर ठोके तीनों। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज विद द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्प फॉर ट्रेडिंग, एन इररिवोकेबल इलेक्शन इज मेड एट इनिशियल रिकॉग्निशन टू यूज ऑल्टरनेटिव रास्ता। ऑल्टरनेटिव रास्ते का नाम बताएं। इन्वेस्टमेंट्स आर पार्क्ड, डेजिग्नेटेड का मतलब इन्वेस्टमेंट्स आर पार्क्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा जी, होमवर्क के अंदर जो सवाल है जो हमने कल में सुबह क्लास में आते ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो एक छोटा सा वो सवाल है, एक ये सवाल है, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3 जी, वो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, जो चीज़ें मैं कहूँगा इंशाल्लाह करवाऊंगा। एक मिनट खोलने की जरूरत नहीं। फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ऑफ मंजिल, हिम्मत एंड कोशिश लिमिटेड। आपने सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम माइनस, ये सबको लपेट के आपने ले जाना है वर्किंग नंबर 6 में, इन सबको ले जाना है वर्किंग। ये मैं इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि पास पेपर का क्वेश्चन 1 आपको करवाया हुआ है, वो इसी तरह का था, लेकिन आपको याद है मैंने कहा था 4 फिगर्स इधर ऊपर लिख लीजिएगा, 1 2 3 4। वो किसी को याद हो 4 फिगर्स कौन सी, एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, एस ओसीआई, ए ओसीआई, ये 4 फिगर्स इधर लिख लीजिएगा। क्लियर? अच्छा जी, ये पूरी पूरी लिखनी है आपने, फिर इनको ये पूरी पूरी आप लोगों ने लिखनी है, पी प्रॉफिट, एस प्रॉफिट, ए प्रॉफिट, फिर इनको लेके जाके उधर देख लीजिएगा 3/12 या अपना अपना शेयर लगाना है नहीं लगाना, ये फिगर्स पे लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद एक आसान सी एडजस्टमेंट आपको मिलेगी कि किस दिन हमने खरीदा है, फिर हमने उसको एक बिल्डिंग अपनी ट्रांसफर कर दी है, फिर हमने उसको शेयर देने का वादा किया है 1 साल बाद। क्लियर? उसके बाद कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसकी एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। कॉन्टिंजेंट एसेट मैंने आपको बता दिया, वह इग्नोर करना है, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस कर लें। कॉन्टिंजेंट एसेट को फेयर वैल्यू पे नहीं लाते। इंपेयरमेंट टेस्ट है गुडविल का। डिविडेंड पे हो गया है, पे हो गया तो दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, इसलिए दोनों की अदर इनकम में से माइनस कर दीजिएगा, और पे हो गया तो वर्किंग 6 में शो करेंगे वर्किंग 6 में शो करेंगे। और एक मशीनरी बेची है, और एनसीए किसके ऊपर है, प्रोपोर्शनेट पे। बस अब सवाल यह है कि यहां एक ओसीआई की भी एडजस्टमेंट है। 15 नवंबर को एचएल और केएल ने, यानी पेरेंट और सब्सिडरी दोनों ने, भाई देख लेना, परचेज किए हैं 6 लाख और 4 लाख शेयर्स ऑफ जज्बा लिमिटेड। ये कोई एक चौथी कंपनी है। पेरेंट ने भी खरीदे हैं जज्बा के शेयर्स और सब्सिडरी ने भी खरीदे हैं जज्बा के शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 150 ईच प्लस 2%, इसके अलावा 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। एचएल एंड केएल दोनों ने सोचा है कि मैं इनको रखूंगा एफईटी ओसीआई पे, एफईटी ओसीआई पे। सब्सिडरी एसोसिएट ने खरीदे हैं। ओके, सब्सिडरी और एचएल और केएल, ओके दैट्स नाइस, वेल डन। सब्सिडरी और एसोसिएट ने शेयर खरीदे हैं। एचएल एंड केएल ने इनको क्लासिफाई कर दिया है इन्वेस्टमेंट एट ओसीआई।
and these investments have not been remeasured at year end. year end पे इनको फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना भूल गए, year end पे फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना भूल गए। अगर year end पे फेयर वैल्यू गेन लॉस निकाला होता तो यहां पे एक नई लाइन भी आ रही होती, फेयर वैल्यू रिजर्व की चेंज फॉर द ईयर, सब्सिडरी के लिए भी आ रही होती और एसोसिएट के लिए भी आ रही होती। मार्केट प्राइस ऑफ जज्बा शेयर्स वाज 138 एट ईयर एंड के ऊपर इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी है 138। अब मुझे बताएं, आप घर जाके आप लोग इस तरह का अकाउंट बनाएंगे P&L में गेन लॉस लेके जाने वाला, या इस तरह का अकाउंट बनाएंगे? इस तरह का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि दोनों ने क्या सोचा है, किस पे रखना है, OCI। तो अब मुझे बता दें वर्किंग नंबर जो हमारी बन रही है 8, वर्किंग नंबर 8, उसमें आप क्या लिखेंगे, एस की बुक्स, एस की बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और वही कैश लिखिएगा, यहां कैरी डाउन निकालिएगा, गेन लॉस फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI में ले जाइएगा, यहां से आपको OCI की फिगर पता चल जाएगी। और ये OCI की फिगर, यहां 6 फिगर्स जब लिख रहे हों, पैट और OCI, यहां लिख दीजिएगा ताकि ये 4 फिगर्स आपको पता है। स्टेप 1 किसी को याद है? स्टेप 1 ये फिगर्स उठाते हैं, इनको 4 वर्किंग्स में ले जाते हैं, तो स्टेप 1 फिर आपका हो जाएगा परफॉर्म। अब मेरे ख्याल से मैं आप पे छोड़ रहा हूं ये, अगर पास पेपर क्वेश्चन 1 किया हुआ है, वरना कल इंशाल्लाह करेंगे। एस की बुक्स में आप खोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और बोलें ए की बुक्स में, इसने तो मेरे ख्याल से 4 लाख खरीदे हैं सिर्फ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। इन अकाउंट्स को फिर फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं जाने, वो मांगी नहीं, इन अकाउंट से सिर्फ निकाल लीजिएगा OCI। ओए वो लॉस आएगा, वो क्या आएगा, 150 वाली चीज, वो लॉस आएगा। अब आप मुझे ये ना कहिएगा सर लॉसेस आ गई हैं, पास पेपर क्वेश्चन 1 में तो गेन्स थे और एट्रीब्यूशंस भी हुई थी, ये सारा कल इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि लॉस को अगर खुद हैंडल किसी ने कर लिया ना, चाहे खुद ट्राई कर लिया, चाहे जान मार के सोल्यूशन देख के आपको समझ आ गई, तो आई रियली अप्रिशिएट। पास पेपर क्वेश्चन 1 अगर आपने नहीं रिवाइज किया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तो इंशाल्लाह कल इस सवाल पे भी हम कोशिश करेंगे, 20-25 मिनट आधा घंटा दे देंगे। अच्छा जी, ये सवाल मेरी नज़र में ख़त्म हुआ, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, ये क्या लिखा हुआ है, जज्बा के पास टोटल शेयर्स हैं 20 मिलियन। इस लाइन का कोई बंदा हाथ खड़ा करके मतलब बताए, जज्बा के टोटल शेयर्स हैं 20 मिलियन। एक्सेलेंट, 20 मिलियन में से मैंने सिर्फ 6 लाख खरीदे हुए हैं, कैलकुलेटर पढ़ाऊंगा, 3%, वो मैंने 3% शेयर खरीदे हुए हैं, तो ये मेरी सब सब्सिडरी तो नहीं, इस तरह का कोई सीन तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मतलब ये है सारी लाइन का कि आप यहां पर लगाएं IFRS 9, मतलब थोड़े से शेयर खरीदे हुए हैं, इस लाइन का पेपर में कुछ नहीं करना। इसकी बेस पे डिसाइड हुआ कि सब्सिडरी ने जो आगे शेयर खरीदे हुए हैं बोले वो थोड़े से हैं, और एसोसिएट ने भी जो आगे शेयर खरीदे हुए हैं वो थोड़े से हैं। डन। तो इस लाइन का बस ये मतलब था कि 20 मिलियन में से 6 लाख शेयर खरीद लें तो ये आपकी कोई सब्सिडरी नहीं बन जाती। वैसे भी सब सब्सिडरी हमारे सिलेबस में नहीं है, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और प्लीज प्लीज सवाल शुरू करने से पहले अक्सान, ये 4 फिगर्स, एस का पैट, ए का पैट, एस का OCI वर्किंग 8 से, वर्किंग 8 अभी जो खोली, और ए का OCI वर्किंग 9, वर्किंग 9 से, और एस की फिगर को आप जो है वो टी काउंट में पूरा पूरा ले जाइएगा, साथ परसेंटेज, और ये फिगर्स फुल होंगी लेकिन इन पे साथ परसेंटेज लगा दीजिएगा। लेकिन वो जो 5 स्टेप्स थे वो जरा 2-3 दफा पढ़ लीजिएगा ताकि कोई मसला ना हो। बाकी थोड़ा सा काम मैं आपको कर देता हूं ताकि घर जाके मसला ना हो। डन। अच्छा जी,
अब आप इसी चैप्टर पे रहें और निकालें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। पेज नंबर बता दो भाई। 731। चलें जी, सवाल पढ़ना शुरू करें। The draft statements of financial position as at 31 December 2016 of three companies are set out below. PP, investment in sulfur, investment in arsenic, current assets, equity and liabilities. Working number 3, 2, working 7. ये closing है ना सारी? Okay. 200 my dear. अब अगर ये इधर आ रहे हैं ना, इसको ट्रीट कर लें लाइक कैपिटल रिजर्व, जो कि ये कलेजी है, बट इसकी ट्रीटमेंट वही है जो कि उसकी थी, अल्लाह आपका भला करे, चर्बी की थी, क्योंकि ये सरप्लस बैलेंस। मेरे ख्याल से पी एंड एस दोनों कौन सा मॉडल यूज कर रही हैं, ए की टेंशन ना लिया करें, ए भी वो कर रही है तो अच्छी बात है, ए की हमें टेंशन ही नहीं होती क्योंकि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज यहां लगानी होती हैं। तो पी और एस दोनों कौन सा मॉडल यूज कर रही हैं, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन। अब असूली तौर पे सऊदी किंग के जाते हुए ऑलरेडी सारी चीजें किस पे पड़ी होंगी। हाँ, कभी कभी सवाल कहते हैं कोई इक्का दुक्का एसेट फेयर वैल्यू पे नहीं है तो उसको ले जाया करेंगे। असूली तौर पे सारी चीजें ऑलरेडी किस पे पड़ी होंगी, फेयर वैल्यू पे, क्योंकि अब एंट्रीज हो चुकी हैं पीपी, डेबिट, सरप्लस, क्रेडिट। तो इनको ले जाएं वर्किंग 3.1, 2.1, 7 में, इसमें और कुछ नहीं है, वर्किंग 7 डन। ओके, अब मैं ये पूरा सवाल नहीं करा, सिर्फ काम की बात करने लगा। वर्किंग नंबर, आप एक दफा नीचे वाली एडजस्टमेंट पढ़ लें, 0.1, 2 मिनट बाद में। हाँ,
एक छोटी सी बस बात और थीम समझने की कोशिश कीजिएगा सवालों की। बिल्कुल एक छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट और मजे की बात। यू आर नॉट सपोज टू मिक्स अप द सरप्लस इन द क्वेश्चंस ऑफ बैलेंस शीट एंड द क्वेश्चंस ऑफ SOCI. Why? If you are solving the question of SOCI, let's talk in our language. अगर आप SOCI का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो you need figures for the year. And in the question of balance sheet, you need figures closing minus pre. Closing minus pre. That is ours. Closing minus pre. वो 3 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो। लैंड पे सरप्लस आया 10 रुपए, अगले साल आया 2 रुपए, अगले साल आया 3 रुपए। तो फर्ज कर लें 3 सालों का सरप्लस कितना बन गया? 15। बैलेंस शीट के सवाल में शायद हमने 3 साल अगर पहले खरीदा हो तो हम 15 से खेलें, लेकिन P&L के सवाल में इस साल आया 10, पिछले साल आया 3, उससे पिछले साल आया 2, तो इस साल कितना आया? 10। बस ये फर्क है। अभी आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कल इंशाल्लाह P&L के सवाल में सरप्लस डाल के दिखाएंगे। सबसे पहले एक चीज माइंड से निकाल दें कि P&L के सवालों में भी OCI आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये क्या गेम चल रही है। P&L के सवालों में फॉर द ईयर फिगर आती है और बैलेंस शीट के सवालों में क्लोजिंग माइनस प्री से खेलते हैं बैलेंस शीट के सवालों में। ये ठीक है। P&L के सवालों में यहां जो हम लिखते होते हैं ना सरप्लस, ये P की लैंड का इस साल का सरप्लस लिखते हैं, S की लैंड का इस साल का सरप्लस लिखते हैं, और जो वर्किंग से लाते हैं ना, वर्किंग से, वो सरप्लस होता है A का हमारा हिस्सा फॉर द ईयर में। तो ये डिफरेंस है OCI में और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। तो अक्सर P&L के सवालों में वो ज्यादा अच्छा लफ्ज यूज करता है OCI, और बैलेंस शीट के सवालों में OCI की जगह ज्यादा अच्छा लफ्ज है सरप्लस, क्योंकि सरप्लस एज ऑन टाइप लफ्ज है और OCI फॉर द ईयर टाइप लफ्ज है। थोड़ा थोड़ा समझ आया? बस इंशाल्लाह इसको आगे चलाएंगे। तो बैलेंस शीट के सवाल हैं। अब माय डियर किसके सवाल हैं? बैलेंस शीट के सवाल हैं। अब एक मिसाल देता हूं आपको। ये सब्सिडरी का सरप्लस है 50, लेकिन मैंने सब्सिडरी को दोनों को ही खरीदा है साल के पहले दिन। अब अल्लाह का शुक्र है शायद OCI फॉर द ईयर भी यही है, और क्लोजिंग 50 है और प्री क्लोजिंग 50 है और प्री 30 है। तो बैलेंस शीट के सवालों में क्या जाने? क्लोजिंग माइनस प्री। अच्छा जी, अब बिल्कुल आसान सा काम करें। एक बात मुझे याद कराइएगा कि वर्किंग 5 में क्या जाता था? S प्रॉफिट फॉर द ईयर, A प्रॉफिट फॉर द ईयर, S OCI A OCI फॉर द ईयर। ये 4 चीजें जाती थी, लेकिन जो P&L के सवाल थे उनकी बात अलग। अब हम किसके सवाल करें? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के सवालों में आप वर्किंग्स देख लें कौन कौन सी हैं। एडजस्टमेंट अकाउंट, एक मिनट, अब मैं बता रहा हूं। एडजस्टमेंट अकाउंट SRE, SRS, जिस तरह वो नहीं S कैपिटल रिजर्व, 100% वही वाला है। एडजस्टमेंट अकाउंट SRE, S का सरप्लस क्लोजिंग माइनस प्री, CRS क्लोजिंग माइनस प्री के चक्कर में भी ना पड़े, वो मैं बताता हूं क्या है। और वर्किंग 7 में कॉस्ट, पोस्ट RE और पोस्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस, पोस्ट क्लोजिंग माइनस प्री। डन। अब ये सवाल मैं नहीं आपको करवा रहा, सिर्फ काम की चीजें खोलने लगा। वर्किंग नंबर 1 कौन सा अकाउंट? एडजस्टमेंट अकाउंट। वर्किंग नंबर 2 कौन सा अकाउंट? SRE। और वर्किंग नंबर 3 हम इधर लाते होते हैं। 3 सुबह बुलवाते हैं SR
ये अकाउंट फारग हो जाने पेरेंट और निक्की को देके, इस अकाउंट, ये भी अकाउंट फारग हो जाता होता है। और वर्किंग नंबर 3 CRE और वर्किंग नंबर 3.1 CRS और वर्किंग नंबर 4 फारग करें। निक्की में कुछ फिगर लेके जाने में बता दूंगा, उसके छोड़ें। वर्किंग नंबर 7 इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट पोस्ट कितने अरसे का आ रही? 3-4 सालों की, जब कभी हमने खरीदा हुआ है। कितने अरसे का सरप्लस? 3-4 सालों का, जब कभी हमने इसको खरीदा हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों को ये मैं पूरा सवाल नहीं करवा रहा, सिर्फ मुझे 3 फिगर्स बता दें जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आ रही हैं। ऑलरेडी ये लोग रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कर लें लैंड है, आज तक लैंड के सारे सालों का सरप्लस मिला के हमारी लैंड का सरप्लस आज तक कितना है? 200। इसको किसी को बांटना नहीं है, इसको कहां लेके जाना है? जहां लेके जाते थे 650 को, उसी के नीचे। ये क्या हो गया माय डियर? पेरेंट का रीवैल्यूएशन सरप्लस। अभी नोट नहीं करना, अभी नोट करने दो। ये पेरेंट का सरप्लस हो गया, ये तो पूरा पेरेंट को दे दें। आगे चले, अब ये किसका सरप्लस है? फॉर द ईयर या एज ऑन? एज ऑन। सब्सिडरी का सरप्लस क्लोजिंग 50। अभी ना नोट करो माय डियर, एक दफा करना, एक ही दफा में खुद करना, देखिए बगैर। ए का एज ऑन सरप्लस 80, आज तक का। ये सारा हमने नहीं कमाया, जरा देखना पड़ेगा पुरानों ने भी उससे कोई कमाया हो जी। क्लोजिंग माइनस प्री 80। तसल्ली से जहन में इमेज बनाएं, वो किसका सरप्लस है? पेरेंट का। क्लोजिंग किसका सरप्लस है? पेरेंट का। ये बैलेंस शीट में जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। पेरेंट का सरप्लस है क्लोजिंग। ये किसका सरप्लस है? किसका? 2-3-4 सालों का इकट्ठा, या यानी कि क्लोजिंग जो बैलेंस शीट में नजर आ रहा है ना, वो ये क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग किसके? ये का। अब देखना ये पड़ेगा कि सिर्फ सब्सिडरी और एसोसिएट ने कुछ ना कुछ सरप्लस हो सकता है किताबों में उस दिन भी हो जिस दिन हमने इनको खरीदा है। प्री रिवैल्यूएशन सरप्लस, the revaluation surplus of S and A on the date of investment were 30 and 45। इसका कितना सरप्लस था? इसका कितना सरप्लस था? 30। खुदा के लिए इसको एसेट अकाउंट में ना लेके जाइएगा। ऑलरेडी वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है? बोले रिवैल्यूएशन मॉडल। किसी को याद है प्री चर्बी इधर ही जाती थी ऐसे? बस इसको एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाना। बैलेंस शीट भी मैं बनाऊंगा अभी, इसको एसेट अकाउंट में नहीं लेके जाना। ये सरप्लस वो ऑलरेडी कमा चुकी है और ऑलरेडी वो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही। इसका प्री 45, क्लोजिंग माइनस प्री 40। इसको डबल एंट्री नहीं करते, बस इधर ही छोड़े भी। अब मुझे आप बिस्मिल्लाह पढ़ के बता दें, ये अकाउंट कहां क्लोज होना है? SRS। इसका कितने परसेंट पेरेंट को देने हैं? 60% और 40% NCI को। ठीक है, पेरेंट को कहां देने ये आप मुझे खुद ही बताएंगे। पेरेंट को कहां देने? पेरेंट की फुल कलेजी यहां पड़ी है, ये सब्सिडरी की क्लोजिंग माइनस प्री कलेजी आ जाएगी, और ये भी एसोसिएट की क्लोजिंग माइनस। पास पेपर के सवाल में मजबूरी में इसको इधर डाला था कल परसों, आज इसको इधर डालेंगे। पहले सवाल की फिगर्स नोट करें,
एडजस्टमेंट्स फिर मैं खुद करवाता हूं, यहां तक नोट करें। हो गया मोबाइल, चले इधर देखें। अच्छा माय डियर, सारे ऊपर देखें, पेरेंट की सिर्फ क्या लिया करनी है, क्लोजिंग, सब्सिडरी की क्लोजिंग भी, प्री भी, एसोसिएट की क्लोजिंग भी, प्री भी। अल्लाह का शुक्र है सारी गेम इज आरी लाइक, आरी की तरह, इसलिए मसला नहीं हुआ। कोई बंदा इसको जरा ट्राई करे क्लोज करने की। CRE तो नहीं, CRS, और NCA में तो कोई अलग अलग है ही नहीं। भेजें फूक मार के, SRS 12। वर्किंग वन, अच्छा वैसे पेरेंट की कलेजी थी 200 की, सब्सिडरी की कलेजी सिर्फ कितनी भेजी उसको, 12। अच्छा अक्सान, एसोसिएट में क्लोजिंग कलेजी कितनी है, क्लोजिंग 80। जब मैंने एसोसिएट को खरीदा था ऑलरेडी कलेजी कितनी थी, मेरे आने के बाद कितनी कलेजी बढ़ी, 35। सारी मेरी नहीं है, इस टॉपिक में 7 10.5 AR। बस इसके अलावा आप लोगों ने सवाल नहीं पढ़ना, आप ना पूरा सवाल करना है। अब एक चीज बता दें, ये अकाउंट क्या हो गया, फारग, फारग, ये कैरी डाउन कितना है, 232.5। इसको क्या करें, शेयर कैपिटल 2.5 शेयर कैपिटल, CRS। पहले जरा हाथ खड़ा करके बताएं कि CRS में क्या क्या आया करेगा। CRS में, एक मिनट, पेरेंट का पूरा सरप्लस एज ऑन, सब्सिडरी का पोस्ट का 60% और एसोसिएट के पोस्ट का 30%। और रिदम देखिए कितना अच्छा बना, PRS, SRS और ये कैरी डाउन में चला गया। तो टिक कर लें, ये सवाल खत्म हो गया। और एडजस्टमेंट्स नहीं इसकी करनी है आपने। जी कैमरा इधर करें। ये
बैलेंस शीट में कौन सी कलेजी आ रही होगी? क्लोजिंग। वेल डन। बैलेंस शीट में कौन सी आ रही होगी? क्लोजिंग। इसको ले जाएंगे वर्किंग 3.1, इसको बांटना है, इसलिए इसको ले जाएंगे वर्किंग 2.1 SRS। PRS नहीं, CRS, PRS तो नहीं, CRS SRS और पोस्ट RE की वर्किंग में से क्लोजिंग ले जाएंगे। ये जहां क्लोजिंग पड़े हैं दोनों, उनमें से प्री माइनस कर दें। 3 क्लोजिंग उठा के एक प्री यहां माइनस कर दिया, एक प्री माइनस कर दिया। ये पेरेंट को दे दें और ये पेरेंट को। ये अकाउंट बैलेंस शीट में जाता है हमेशा, इसलिए ये अकाउंट भी बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट को हिट क्यों नहीं पड़ा? प्लस नहीं पढ़ना, एसेट को हिट क्यों नहीं पड़ा? ऑलरेडी सारी चीजों में वो कौन सा मॉडल फॉलो कर रहा है? रीवैल्यूएशन मॉडल। चलें, ये फॉर्मेट खुला हुआ है। 2-3 मिनट के अंदर आपने मुझे क्वेश्चन 13 करा देने, 2-3 मिनट के अंदर। इधर आ जाए। पी कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? रीवैल्यूएशन। और एस कॉस्ट मॉडल। यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, एस को रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं लाना पड़ेगा, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए एस को रिवैल्यूएशन मॉडल में लाना पड़ेगा, सेपरेट में नहीं। इस तरह बोला करें, एस को किस पे लाना पड़ेगा? कंसोलिडेशन के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल पे लाना पड़ेगा। हाथ खड़ा करके मुझे आप बताएं, आप नोट समझाऊं? नोट कर लिया? गुस्से में नहीं कह रहा, प्यार से पूछ रहा हूं। कर लिया नोट? कर लिया नोट? अच्छा, इधर देखिए आप, हाथ खड़ा करके बताएं। P is using revaluation model and S is using cost model। तो कौन सा अकाउंट ऐसा है जो कि जिसका बैलेंस शायद 0 हो? P is using revaluation model, तो PRS तो आ रहा होगा। SRS का बैलेंस 0 आ रहा होगा। SRS का बैलेंस क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा। लेकिन इसको हम इंशाल्लाह खोल लेंगे, इसको खोल लेंगे, इस टी अकाउंट को खोलेंगे। यहां तक बात समझ आ गई? P कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हैं? इसलिए PRS नजर आ रहा होगा, लेकिन SRS नजर नहीं आ रहा होगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अक्साना, लड़ना नहीं। बड़े शौक से वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2.1, वर्किंग नंबर 3, वर्किंग नंबर 3.1। बस 4 छोड़ें, 7 तो है ही नहीं ना आज के सवाल में। मुझे नहीं पता पेरेंट और सब्सिडरी के एसेट्स कितने आ रहे हैं। तसल्ली से मुझे पोस्टिंग करवाएं, पहले बैलेंस शीट पढ़ें। पीपी, इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, आरई और आरएस, ये कहां जाता है? वर्किंग 3 में, तो ये 3.1। ये कहां जाता है? ACRS। ये कहां जाता है? वर्किंग SRE। भाई आप ग्लासेस वाले भाई कहां देख रहे हो? आपकी वजह से तो मैंने रोका था। ये कहां जाता है? CRE में, तो ये CRS, SRE। चलें खोल लेते हैं अकाउंट SRS। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबर सबर सबर, CRS में PRS बोलें 4 और SRS में क्लोजिंग क्या आ रहा है? बस ठीक है, खोल लेते हैं। ये बैलेंस शीट बन गई। अब अदर इंफॉर्मेशन, पेरेंट एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी ऑन साल का पहला दिन, व्हेन RE वाज 6, छोड़ें, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन SL हैड अ लैंड which had a fair value of 30 and a carrying value of 20, which had a fair value of 30 and a carrying value of 20, which had a fair value of 30 and a carrying value of 20, fair value of 30 and carrying value of 20। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, अपनी नहीं भूलनी। मशहूर जमाना एंट्री बताएं जो बचपन में सीखी थी। एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग, क्योंकि ये पुरानों का है। ये किसका है? एक्विजिशन डेट वाले सरप्लस कहां जाते हैं? सारे के सारे वर्किंग वन में। बोलें ऊंची एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन। ये तो पुरानी एडजस्टमेंट है, सबर। आगे, एट ईयर एंड द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज 32, और ग्रुप की पॉलिसी या रिवैल्यूएशन मॉडल ईयर एंड की फेयर वैल्यू भी दे दी, एक्विजिशन डेट की नहीं, ईयर एंड की। हमने किताबों में कितने पे रखी हुई थी? 20 पे। एक्विजिशन डेट पे किस पे ले गए? 30 पे। बाद में 2 का मजीद सरप्लस आ गया। ये जो बाद में 2 का मजीद सरप्लस आया, वो ये ना कहिएगा जो एंट्री वो कर चुका है, इसने कोई नहीं की हुई है, इसने कहां एंट्रीज की हुई है, वो वाली एडजस्टमेंट नहीं है। इसने कहां इंटरेस्ट, एस तो रिवोल्यूशन मॉडल नहीं है, एस तो कौन सा मॉडल फॉलो करा है? अब मुझे ये बताएं यार कि एक्विजिशन डेट पे गेन था 10 रुपए का, अब गेन जरा बताएं 30 और 32 का डिफरेंस कोई बच्चा बता दे। 30 और 32 का डिफरेंस, ऑलरेडी 30 पे जा चुकी है ना, अब 2 का और गेन आ गया। इसे मैं इग्नोर करूं या पूरा ग्रुप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा है? इसकी कोई एंट्री बता देना 2 रुपए की, इस 2 रुपए की कोई बच्चा एंट्री बता दे तो कमाल ही हो जाए। एंट्री एसेट डेबिट एक्सेलेंट SR, ये सब नेओ का है। ये सब किनका है? ये वर्किंग वन में लेके जाएंगे या SRS में डाल के बांटेंगे? SRS में डाल के मेरे ख्याल से इसको बांट देना चाहिए। अब बता दें कितने पे थी, कितने पे ले गए और कितना गेन आया। बस ये इस सवाल की नई एंट्री है, उसको बड़ा बड़ा करके लिखें। हाइब्रिड बॉयज, सेकंड रो तस्वीर तो खींच लेना, और फर्स्ट रो, सेकंड थर्ड रो तस्वीर खींच लेना, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसकी एंट्री क्या मारे 2 रुपए की? हाँ, एसेट डेबिट। और एसेट लिखे इधर बेटा, एसेट लिखे इधर, ये एंट्री खुद मारी है हमने 2। नहीं, अब प्री कहां से आएगी? अब प्री तो है ही नहीं ना इसमें। प्री तो तब होती ना जब वो ठीक है, एक मिनट मेरी गलत समझो। कल आप आके मुझे बता दीजिएगा इसमें से CRS में कितना जाने, NCA में कितना जाने, वो बांटना बुंटना आपको आता है। लेकिन यहां क्लोजिंग माइनस प्री क्यों नहीं किया मैंने? क्लोजिंग था ही नहीं, तो प्री फिर क्या चक्कर करना था? तो बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसकी तस्वीर खींचे, कल आती है फिर इसको करेंगे दोबारा। बस इतना ही करना है और नहीं करना।